सर, हम जानना चाहेंगे कि मेस्को का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है पिछले 2-3 साल में? हमारा मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के हमने एक दूसरा स्कूल रेडियंट हमने शुरू किया 2 साल पहले। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सर, ये एक डार्क थ्योरी है कि जब भी ब्लैक मनी को वाइट करना हो तो लोग एनजीओ के पास आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बिजनेसमैन आया हो आपके पास? कई ऐसे ऑफर्स आए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है कि हम पैसे वापस दें। आपको अगर पैसे देना है तो आप दे दीजिए और भूल जाइए, लेकिन आप उसे वापस लेने की बात नहीं। कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है वो आज का ट्रेंड है, लेकिन क्या वाकई ये एनजीओज के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? अभी तो फिलहाल ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रही है। क्या हो रहा है कि ये CSR में जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है तो काफ़ी सारे कंपनीज ने अपने ही खुद के NGOs बना दिए। और मेस्को के आसपास जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या किसी भी तरह से वो कभी मेस्को को हेल्प आउट करते हैं? ना वो हेल्प करते हैं, ना हम उनके पास जाते हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि पॉलिटिक्स को हम साथ में ले आए यहाँ। आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। दोस्तों, मैंने बचपन में एक शेर सुना था कि जो सीखो सभी को सिखाते चलो, जो सीखो सभी को सिखाते चलो, दिए को दिए से जलाते चलो। तो आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो दिए से दिया को जलाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक सोशल लीडर हैं। मेस्को के प्रेसिडेंट के तौर पर एजुकेशन और हेल्थ केयर और इंसानियत को लेकर बहुत ही बेमिसाल काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर फरहान मकबा सर की, जो मेस्को के प्रेसिडेंट हैं। सर, आज हमारे पॉडकास्ट में, हमारे बदलाव के एपिसोड में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। सर, मेस्को जो है 1968 से चल रहा है, तो बहुत सारे लोग मेस्को से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, लेकिन हमारी वो ऑडियंस जिन्हें नहीं पता है कि मेस्को क्या है या उनको इन डिटेल में जानना हो, तो आप मेस्को पर रोशनी डालें। मेस्को का अदारा जो है कुछ कॉलेज जाने वाले बच्चों ने शुरू किया था तकरीबन 57 साल पहले। कॉलेज पढ़ते थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ में पढ़ने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कॉपी किताबें लेने के लिए सरमाया नहीं है। तो उन्हें बहुत ख़राब लगा था कि अब, और ऐसा था कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अक्सर इफ्तार में पार्टी होती थी या दावतें होती थी, एक दूसरे के घर में जाना आना होता था। तो जब भी एक बार ऐसे मिले थे इफ्तार के वक्त, तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ करें। हमारे ही ऐसे भाई होंगे जिनके पास सरमाया ना होने की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये दोस्तों ने मिलकर ये मेस्को की जो बीज बोई थी, आज मेस्को 57 साल के बाद एक अच्छा बड़ा दरख्त बन चुका है, जिसके ज़रिए कई लोगों को सहारा मिलता है। और ये अदारा जब शुरू किया गया तो पैसे जमा करने के लिए रद्दी पेपर जमा करने लगे। घर घर जाके, घरों में जाके रद्दी पेपर जमा करते थे, और उसके ज़रिए जो भी आमदनी जमा होती थी उसके ज़रिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी स्कॉलरशिप से। फिर बाद में रमज़ान के महीने में ज़कात का पैसा जमा करने लगे। फिर माही में जब मेला लगता था तो मेले में वहाँ पे छोटी मोटी दुकान लगा देते थे। उससे जो भी मुनाफा मिलता था स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल होते थे पैसे। धीरे धीरे करके ये अदारा बढ़ता गया और इससे लोग जुड़ते गए। मेंबरशिप ड्राइव हमने शुरू किए थे, तो हर कोई जो मेंबर इससे जुड़ता था उसे एक नॉमिनल मेंबरशिप फ़ी दी जाती थी, और एक नॉमिनल अमाउंट उस वक्त की। तो ऐसे जुड़ने वाले लोग
उनसे कहा जाता था कि आप इस काम से जुड़िए ताकि तालीम के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा, तालीम के शोबे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए हैं, ज़्यादा हाथ साथ में आने की वजह से ज़्यादा हम पैसे जमा कर पाए, और अभी 57 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6000 लोगों को हर साल हम स्कॉलरशिप देते हैं। क्या बात है। अलग अलग किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास। जी, मतलब स्टार्ट में 5 से 6 तालिब इल्म थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो अब तक उनका नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर? नाम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी आज कई बड़ी शख्सियत बन चुके हैं जी, सोसाइटी में, अच्छे बड़े सर्जन्स हैं, तो हो सकता है कि उन्हें नहीं अच्छा लगे, तो खामोशी से हम काम करते रहें, और उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि काफ़ी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आज सोसाइटी में हैं जो हमारे नेशन को बनाने में लगे हैं। क्या बात है सर। आपके हिसाब से एनजीओ के काम के लिए कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईमानदारी। ईमानदारी से आप काम कीजिए, क्योंकि अगर एक एनजीओ में काम करने वाले लोग जो जुड़े हैं, अगर ईमानदारी से अपने खिदमत का अंजाम देते हैं, तो लोग देखते हैं और उनसे जुड़ते हैं, बिल्कुल, और मदद आती जाती है। ईमानदारी, और दूसरा है एहसास, कि तुम्हें एहसास होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। आपको अगर एहसास है कि आप जो कर रहे हो वो एक अच्छा काम है, जी, तो बेशक उस काम में भी बरकत आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो मैस्को जैसा इदारा, मैस्को जैसा एनजीओ आप चला रहे हैं, तो आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ी चैलेंज तो ये होती है कि हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारे पास एप्लीकेंट्स आते हैं और हम उनकी मदद नहीं कर पाते। जैसे अगर हमें हर साल 1000 नए फॉर्म देने हैं, तो उस 1000 फॉर्म के लिए हमारे पास कम से कम 12,000 13,000 एप्लीकेशंस आते हैं। बिल्कुल। तो जब इतने लोग जब वापस मायूसी से चले जाते हैं, तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक चीज़ होती है कि हम इनकी मदद नहीं कर पाए। बिल्कुल, और हमारे पास भी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि हम जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, अगर एक बार हमने उनका हाथ थाम लिया है, जी, तो हम उन्हें कम से कम ग्रेजुएशन तक हम उनकी मदद करते हैं। राइट, फिर ये जो ग्रेजुएशन होके बाहर निकलते हैं, तो उसके जगह पे वैकेंसीज क्रिएट होती है, तो फिर हम फिर नए बच्चों को लेते हैं। और हर साल हमने देखा है, पिछले कई सालों से ऐसा होता है कि हम सिर्फ 15 से 20% लोगों तक ही हम पहुंच पाते हैं, जी। और बाकी सब फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जब भी कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट मैस्को या जो भी एनजीओ के दरवाजे तक आता है, उसको उम्मीदें होती हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इसके ज़रिए जो लोग भी जो कुछ डोनेट करना चाहें वो मैस्को तक ज़रूर पहुँचें। और कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं एनजीओज़ को लेकर कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं, तो वो सारे मिसकॉन्सेप्शन क्या हैं? मिसकंसेप्शन तो नहीं है, ये क्या है कि गलतफहमियां लोगों के दिमाग में आ जाती है कि जी, एनजीओ में पैसा मिसयूज़ होता है। लेकिन आप हमारे एनजीओ में आके देख सकते हो, आपको हर पाई का हिसाब मिलेगा, कहाँ से पैसा आता है, किन पर खर्च होता है, और किस तरह से उनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम आप पे लगा सकता है। बिल्कुल, कई बार गवर्नमेंट के भी क्वेरीज आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं, तो जब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें सब मुकम्मल है, सही से रखे हुए हैं, तो फिर उसमें कोई खामियां नज़र नहीं आती। बिल्कुल, तो ये लोगों की गलतफहमियां दूर होती है जब आप उन्हें मौका देते हो कि आप आइए हमारे यहाँ, आप देखिए हम कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो सर फिलहाल में मैस्को के पास कितने डोनर्स हैं? मेस्को के पास 3000 से ज़्यादा डोनर्स है, क्या बात है! पूरे हिंदुस्तान में सब कोने कोने से है, प्लस बाहर भी जो हमारे खुद स्टूडेंट्स जो अभी बाहर काम करने लगे हैं, वो खुद हमारे डोनर्स बन गए हैं। और सर डोनर्स की कैटेगरी में किस-किस टाइप के डोनर्स होते हैं? इसमें तो
कुछ कैटेगरी डोनर्स ऐसे हैं कि सिर्फ हमें न्यूज़पेपर हर महीने उनके घर से हम रद्दी जमा करते हैं जी। तो एक न्यूज़पेपर डोनर्स होते हैं जहाँ से तकरीबन 3,000 से ज़्यादा घरों से हम न्यूज़पेपर्स हर महीने जमा करते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरे जो है डोनर्स हैं जो हमें ज़कात देते हैं, तो ज़कात डोनर्स हैं जो हर साल रमज़ान के महीने में ज़कात जो है अपनी अदा करते हैं, तो मेस्को के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या बात है। फिर इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्सर्स होते हैं जो हमारे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, एजुकेशन एडॉप्शन स्कीम के अंदर या हाई कॉस्ट के अंदर स्पॉन्सर करते हैं। तो ऐसे भी डोनर्स हैं जो स्पॉन्सर करते हैं। कॉरपोरेट्स हैं कुछ जो हमारे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं या हमारे स्कीम्स के लिए मदद करते हैं। फिर CSR डोनर्स हैं जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए हमें पैसे देते हैं, तो CSR डोनेशंस के ज़रिए भी हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। क्या बात है सर। और जो आपके डोनर्स हैं उनके साथ आप ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मेंटेन करते हैं? डोनर्स जैसे भी उनके डोनेशंस आते हैं तो हम तो पहले उन्हें उनका जब पैसा आता है तो उसके बाद हम उन्हें रसीद प्रोवाइड करते हैं। राइट। फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हम देते हैं डोनर्स को, खास करके जो बड़े डोनर्स हैं तो हम उन्हें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं। और फिर बाद में जब हम उन्हें ऑफिस में बुलाते हैं तो हम स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रखते हैं। स्टूडेंट्स की हर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की फ़ाइल मेंटेन होती है, तो ये डोनर चाहे तो आके हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की उनकी फ़ाइल है हर बच्चे की, उसमें देख सकते हैं कि हमने बच्चों को हमने कितनी मदद की है, क्या मदद की है। तो उनका जो बच्चा है अडॉप्ट किया हुआ, हम उनके साथ उनके लिए साल में एक बार मिलाप का भी प्रोग्राम रखते हैं ताकि रूबरू डोनर की मुलाकात हो अपने स्टूडेंट के साथ में और वो खुद मुतमईन हो जाए कि हाँ, हम जहाँ पैसा दे रहे हैं वो सही जगह पहुँच रहा है। सर आपने मिलाप लिया तो मुझे याद आया, मैं चाहूँगा कि मिलाप के ताल्लुक से थोड़ा डिटेल में बताएं आप। ये मिलाप का प्रोग्राम ऐसा होता है कि हम साल में 2 या 3 संडे हम तय करते हैं और डोनर्स को ऑप्शन देते हैं कि आप जिस बच्चों को स्पॉन्सर करते हो, अगर आप इनसे मुलाकात करना चाहते हो तो हम उनके लिए वक्त देते हैं, हॉल बुक कर देते हैं जी। और फिर बाद में 3 संडे का ऑप्शन देते हैं। 3 में से कोई भी एक संडे वो सिलेक्ट कर पाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आते हैं वहाँ पे। उस वक्त उन्हें उनके बच्चों जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं, उनके स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं, उन्हें बुलाया जाता है, प्लस उनके जो फाइल्स होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार है सब साथ में है, तो वो फाइल भी उनके सामने रखी जाती है। तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन डायरेक्ट डोनर का बेनिफिशियरी के साथ होता है, जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। ऐसे नहीं है कि हम 1-2 को ही बुलाते हैं, ऐसे हमारे तकरीबन कोई किसी वक्त पे भी कहीं 50 डोनर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी 100 डोनर्स भी आ जाते हैं एक साथ में एक जगह पे। तो ये मुलाकात होती है, तो फिर वो देखते हैं और फिर वो खुश होते हैं और कि बाबा हाँ, ये बच्चे जो हम मदद कर रहे हैं, फिर उनका वो प्रोग्रेस भी मॉनिटर करते हैं कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस था, अभी उनकी मदद की वजह से बच्चे में क्या फ़र्क आया है, कितनी तब्दीली आई है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो वो एक मुतमईन हो जाते हैं उससे। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। जो ये बात कही तो मुझे याद आ गया कि मैं 5 साल मेस्को से जुड़ा रहा और मुझे इस बात का मलाल है कि मैं कभी आज तक अपने डोनर से नहीं मिल पाया। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेस्को की वजह से आज मैं कहीं न कहीं पहुँचा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेस्को सर बेसिकली 3 चीज़ों पर काम करती है, एक एजुकेशन, दूसरा मेडिकल और तीसरा पॉवर्टी रिलीफ़। तो सबसे पहले आप बताएँ कि एजुकेशन में क्या-क्या कैटेगरीज़ हैं? एडुकेशन में जब हमने काम शुरू किया था तो एडुकेशन एड स्कॉलरशिप, जहाँ पे वन टाइम सपोर्ट दिया जाता है, जी। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं जो गरीब घर से आते हैं, तो इन बच्चों को हम एक टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट देते हैं साल में एक ही दफ़ा। राइट। यहाँ मेरिट नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि ये ज़रूरतमंद है, इसकी मदद करनी है। राइट। दूसरी जो स्कीम है जो है मेरिटोरियस बच्चों के लिए, जो बच्चे तालीम में मेहनत करके जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम फिर अडॉप्ट कर देते हैं। राइट। एडुकेशन अडॉप्शन स्कीम जो है हमारी, ये स्कीम बहुत पुरानी है। इसमें हमने जब शुरू के सालों में हमारे पास 200 के करीब बच्चे रहते थे अडॉप्शन में। जी। ये साल हमारे पास 900 के करीब बच्चे अडॉप्शन स्कीम में हो गए।
हम इस बच्चे को जब एडॉप्शन स्कीम में लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पिछले 3 साल का रिजल्ट क्या रहा। जी। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस जो है एटलीस्ट स्कूल लेवल पे A+ ग्रेड हो और ये बच्चा ज़रूरतमंद है तो हम इन्हें एडॉप्शन स्कीम में टोटल सपोर्ट करते हैं। क्या बात। मतलब उनकी स्कूल की जितनी फ़ीस है, यूनिफॉर्म है, जूते मोज़े लगते हैं, बैग लगते हैं उन्हें, राइट। और जो भी खर्चा, कॉपी किताबों का खर्चा है, साल भर में जितना भी खर्चा तालीम के ऊपर होता है, तो हम पूरा खर्चा हम जिम्मेदारी लेते हैं। और इस बच्चों को जब हमने एक बार हाथ थाम लिया तो उसे हम ग्रेजुएशन तक कंप्लीट सपोर्ट। उसके अलावा अगर इनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है तो हम वहाँ पे राशन सपोर्ट भी देते हैं ताकि ये बच्चे जो है पेट भरा रहे इनका, बिल्कुल। ड्रॉप आउट ना हो बिल्कुल। कि 12वीं पढ़ के बाद काम पे लगना है, Right. ये ना सोचें। राइट। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें कंप्लीट सपोर्ट करके उन्हें Right. राशन भी देते हैं ताकि वो कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक ये पहुंच पाए। इसके अलावा हम रेगुलर सेशंस रखते हैं गाइडेंस का, जैसे कि SSC के HSC के बच्चे होते हैं तो उन्हें एग्ज़ाम कैसे देना है, तालीम कैसे मुकम्मल करनी है, फिर करियर ऑप्शंस उन्हें बताया जाता है। हमारे पास काउंसलर्स है तो ये काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। फिर यही बच्चे जो है उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप के लिए लिया जाता है जी। जहाँ पे उनमें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, 3 दिन का रेसिडेंशियल कैंप होता है ये, उसमें हम उन्हें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी हिम्मत बढ़े, ताकि वो इस काबिल बने कि कल दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो एजुकेशन एड आपने बताया, तो एजुकेशन एड में बिल्कुल भी जैसे किसी बच्चे ने एजुकेशन एड का फॉर्म फिल किया है तो 100% उसको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं। तो अगर हमें 1000 फॉर्म देने हैं तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी तो 10,000 से ज़्यादा भी एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो फिर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे डिज़र्विंग कौन है। तो हमारे जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं जिसमें हम देखते हैं कि सिंगल पेरेंट कोई है क्या, कोई यतीम बच्चा है क्या, फिर अगर कोई बच्चे माँ बाप दोनों हैं तो घर में पढ़ने वाले कितने लोग हैं, राइट। अगर 3-4 पढ़ाई करने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर अखराजात ज़्यादा है। तो ऐसे करके हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर उसमें से फिर जो बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं उन्हें ही हम फिर स्कॉलरशिप देते हैं। तो हर बच्चा जो अप्लाई करे तो ज़रूरी नहीं है कि उसे स्कॉलरशिप ही मिलेगी, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूस पिछले 3 साल से अप्लाई करते हैं तो हम उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं कि सचमुच ज़रूरतमंद है। तो हमारे पास 3 साल का रिकॉर्ड हम देखने के बाद हमें पता चला नहीं, ये कंटिन्यूस 3 साल से बच्चा अप्लाई कर रहा है, मतलब सचमुच ज़रूरतमंद बच्चा है। राइट। तो ऐसे बच्चों को भी हम लेते हैं। और एजुकेशन एड में क्या होता है कि सिर्फ एक ही बार हम उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, ईयरली स्कॉलरशिप। वो भी जो है मामूली सी अमाउंट रकम होती है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें फ़ीस के पैसे पूरे दे दें या कुछ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। सिर्फ एडॉप्शन स्कीम में जो है हम उन्हें कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। फिर बाद में जो हाई कॉस्ट स्कीम है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में कैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में वहाँ पे अभी फीस काफ़ी हो चुकी है। राइट। तो ऐसे बच्चों के लिए अभी इतनी सारी स्कॉलरशिप तो देना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कर्ज़ हसना के तौर पर। फिर ये बच्चे जब तालीम अपना मुकम्मल करते हैं तो जो पैसा उन्होंने लिया था हमसे पढ़ाई के वक्त में वो खुद लौटा देते हैं बाद में, पढ़ते जॉब लगने के बाद। क्या बात है सर। तो इसी के ज़रिए फिर हम दूसरे बच्चों को और फिर हम मदद कर इंटरेस्ट फ्री पाते लोन हैं। मिलता है उनको। जी हाँ। और सर जैसे आपने बताया कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम तमाम बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CA CS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या IAS IPS UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए मेस्को में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें अवेलेबल है? जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ख़ास करके CA CS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम उन्हें की कोचिंग के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। जो UPSC MPSC की तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ पे मुंबई में भी और हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में कोचिंग फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप देखो इनकी जब एग्ज़ाम्स होते हैं, सिलेक्शन जब प्रोसीजर उनका चलता है तो आप उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ताकि आप अगर सिलेक्ट हो जाए तो आप वहाँ जाके आप जैसे जामिया हैं
तो जामिया में भी वहाँ पे अच्छी कोचिंग होती है और काफ़ी सब्सिडाइज रेट में होती है कोचिंग। तो ऐसे काफ़ी अदारे हैं जहाँ जुड़ जाते हैं। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो हम कौसा मुमरा में हमारे ही स्कूल में, रेडियंट स्कूल में, वहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हफ्ते में 3 दिन होती है, ये एब्सोल्युटली फ्री है बच्चों के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे कोचेस आते हैं सिखाने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो हर कोई बच्चा वहाँ आके उसका फ़ायदा उठा सकता है। क्या बात है सर। सर आपके हिसाब से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है? पैसा है, अवेयरनेस है या सिस्टम है? आज के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर अवेयरनेस है, क्योंकि पता नहीं इतना सारा इंफॉर्मेशन हासिल होने के बावजूद हमारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि स्कॉलरशिप्स कहाँ से मिल सकती है, और ये भी पता नहीं होता है कि कहाँ कोचिंग फ्री में अवेलेबल है। ये नहीं पता होता है कि स्कॉलरशिप्स के लिए ऐसे अदारे भी हैं जहाँ से स्कॉलरशिप दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। तो ये अवेयरनेस की कमी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है तो ये बच्चों को ये एहसास ही नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम्स क्या चीज़ है, उससे क्या हासिल कर पाएंगे वो। जब भी वैकेंसीज़ निकलती है, जैसे गवर्नमेंट की अभी रेलवे के वैकेंसीज़ निकले हैं, राइट। हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम देने के बाद क्या फ़ायदा होगा, किस टाइप का उन्हें जॉब मिलेगा, राइट। क्या सहूलतें उन्हें मिलेगी। बिल्कुल। और ये क्या करते हैं, गूगल के ज़रिए जो चीज़ें सामने आ जाती है वो पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो भले से तालीम के शोबे में क्यों ना हो। राइट। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मार्केट होती है वो कमर्शियल होती है, बिल्कुल। और ये सब बच्चे जो है कमर्शियल कोर्सेज के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। अब इन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में बढ़ना है, और किसी के पास ये गाइडेंस के लिए पहुँचते भी नहीं है। और हर कोई चाहता है कि उनके पास आके कोई उन्हें बताए या उन्हें समझाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको कुएं की तलाश करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। कुएं का पानी आपके घर तक तो ऐसे ही नहीं नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा। और दूसरा है मेडिकल फील्ड। तो मैस्को मेडिकल फील्ड में किस तरह से काम कर रही है और किन लोगों को हेल्प करती है? मेडिकल फील्ड में हम खास करके डायलिसिस के पेशेंट के लिए हम मदद करते हैं, और क्योंकि डायलिसिस का मामला आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है जी। और काफ़ी लोग उसके शिकार हो चुके हैं, तो ये 6 महीने के डायलिसिस के लिए हम मदद करते हैं, और 6-6 महीने के बाद हम हर वक्त नया फॉर्म इशू करते हैं ताकि काफ़ी लोगों तक हम पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैंसर के पेशेंट्स की मदद करते हैं हम। फिर माइनर सर्जरीज़ है, हम उसकी मदद, उसमें हम मदद करते हैं। और हमारे 2 क्लिनिक्स चलते हैं कौसा मुमरा में, जहाँ पे एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, हम सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट देते हैं ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। और दूसरी जो क्लिनिक है चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, जो हमारे स्पॉन्सर्स के ज़रिए चलती है, तो हम वहाँ पे उनको सब्सिडाइज रेट में दवाइयाँ देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। और हमारे म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है ताकि जो गरीब पेशेंट्स आते हैं तो उनका इलाज वहाँ पे कैसे अच्छी तरह से हो सकता है। तो ऐसे ही केईएम हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल है, तो इन लोगों के सोशल वर्कर्स के साथ हमारा टाई अप है। तो ये हम मिलजुल कर उनके साथ काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है मेडिकल में, जो फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, तो हम उन्हें पूरी तरह से गाइड करते हैं कि आप कौन से स्कीम से कहाँ से कैसे फ़ायदा उठा सकें। ये आपने बहुत अच्छा किया कि कौसम उमरा जो है मेंशन किया, क्योंकि हमने कौसम उमरा से बहुत गेस्ट बुलाए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स हैं जो कौसम उमरा से जुड़े हुए हैं। थर्ड है सर पॉवर्टी रिलीफ। तो पॉवर्टी रिलीफ में क्या-क्या एक्टिविटीज़ शामिल है? पॉवर्टी रिलीफ में 2 एक्टिविटीज़ है। एक तो हम जो मंथली राशन हर घर पहुंचाते हैं, तो 400 से ज़्यादा घर में तकरीबन हम हर महीने राशन पहुंचाते हैं बम्बई के अलग-अलग इलाकों में। ये दिन तय होता है कि कौन से दिन हमारी जो टेम्पो है कहाँ जाएगी, कौन से दिन माहिम में बटेगा राशन, कौन से दिन गोवंडी में बटेगा, कौन से दिन कुर्ला में है। तो ये हमारे जो घर हैं जिन्हें राशन पहुंचता है वो फिक्स्ड है।
जो कि हम तहकीकात करने के बाद उन्हीं घरों में राशन पहुंचाते हैं जहां इसकी सख्त ज़रूरत है, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी है साथ में। तो राशन सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है पॉवर्टी रिलीफ में। राइट। और दूसरी जो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में हम सिलाई की मशीन तकसीम करते हैं। राइट। तो यहाँ जो औरतें अपने पैरों पे खड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें सिलाई आती है और उन्हें लगता है कि इनके हुनर के ज़रिए वो अपने घर में कुछ मदद कर पाएंगे, अपनी आमदनी घर बैठे बैठे कमा कर, तो हम ऐसे औरतों की तलाश करते हैं जिन्हें ज़रूरत है मशीन की और वो कुछ काम हासिल कर सकें, और फिर बाद में उनकी कमाई के ज़रिए वो अपने बच्चों की तालीम भी मुकम्मल कर सके और अपने घर के खर्चे को चला सकें। क्या बात। तो ऐसे औरतों को हम सिलाई की मशीन भी देते हैं। तकरीबन साल में 200 के करीब मशीनें तकसीम होती है, हर 3 महीने में मशीनें तकसीम होती है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जो अभी हमने देखा कि मैस्को स्टडी सेंटर ओपन हुआ है, तो ये आइडिया या ये इनिशिएटिव कहाँ से आया सर? ये इनिशिएटिव हम कई सालों से देखते थे कि बच्चे हमारे पास जो आते हैं पढ़ने के लिए, उनके यहाँ जगह नहीं होती है। Right. छोटे छोटे घरों में रहते हैं और हर घर में 3, 4, 5 लोग रहते हैं, और उसी घर में उन्हें पढ़ना भी है। तो बाजू वाले के यहाँ से कभी टीवी की आवाज़ आती है, तो कभी दूसरी चीज़ों का शोर आता है। तो ये जो बच्चे हमारे पास आते थे, जब हमारे काउंसलर्स के ज़रिए हमें पता चला कि इन्हें पढ़ने की भी सहूलत देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्हें माहौल नहीं मिलता पढ़ने का। तो फिर हमारे पास एक जो ऑफिस की जगह हम जो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो वो पड़ी थी। तो हमने फिर सोचा कि चलो उसको रेनोवेट करते हैं और इस जगह पे हम एक स्टडी सेंटर शुरू करेंगे, ताकि एक माहौल बच्चों को मिले जहाँ पे वो सुकून से पढ़ सकें। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो माहौल है स्टडी सेंटर का, हमने पहले माही में शुरू किया था इसे। अब मुमरा में रेडियंट स्कूल में भी ये स्टडी सेंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या? वहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चे तो बस ऐसा कहते हैं, बस सिर्फ हमें आने की इजाज़त दीजिए, हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, भले से टेबल कुर्सी पे जगह नहीं है, लेकिन हम आके हमें पढ़ना है। क्योंकि जो माहौल उन्हें मिलता है पढ़ाई करने का, जब देखते हैं कि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उन्हें बहुत उनकी हौसला अफजाई होती है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, और सभी लोग जब पढ़ाई करते हुए दिखते हैं तो मन करता है कि नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए। आपने अभी मेंशन किया कि रेडियंट और क्रिसेंट जो है मैस्को की स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, तो रेडियंट और क्रिसेंट ऐसा क्या काम कर रही है जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स नहीं कर रही है? अब हम ऐसे तो अपनी कुछ खास ऐसी बात नहीं है हमारे में, हम भी वही कर रहे हैं जो सभी स्कूल्स कर रहे हैं। जैसे हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं जी। सिर्फ हम, हो सकता है कि फ़र्क यही है कि हम वहाँ पे टीचर्स को अच्छी तनख्वाह देते हैं, इसलिए टीचर्स जो है वहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के पीछे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, हम क्वालिटी के लिए हम वहाँ बच्चों को जो है ना, जब एडमिशन देते हैं तो हम एक क्लास में 50 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं भरते हैं। राइट। तो 50 बच्चों, क्योंकि और 50 बच्चों के ऊपर भी हमारे पास 2 टीचर्स होते हैं। एक असिस्टेंट टीचर साथ में रहती है लोअर लेवल में, जैसे प्री प्राइमरी की क्लासेस में, क्योंकि वहाँ पे 50 बच्चे एक टीचर संभालना भी मुश्किल होता है। राइट। तो 50 बच्चों पे 2 टीचर्स होती है, एक असिस्टेंट टीचर होती है और एक नॉर्मल जो क्लास टीचर होती है। तो इससे फ़र्क पड़ जाता है कि बच्चों पे सही तरीके से हम ध्यान, हमारे टीचर्स जो है वो ध्यान दे पाते हैं। तो यही चीज़ हो सकती है कि थोड़ी अलग है। फिर बाद में हम वहाँ बच्चों के लिए सब तमाम फैसिलिटीज़ रखे हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, कोचिंग की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, प्लस हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ अच्छे हैं, हमारे पास आर्ट क्राफ्ट सबकी फैसिलिटीज़ है। जो अलग रूम रखा गया है जहाँ पे बच्चे आर्ट का काम कर सकते हैं, क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। खेलने के वक्त पे उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है खेलने के लिए भी। तो ये खेल कूद के ज़रिए सब पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, इसीलिए बच्चे स्कूल आना पसंद करते हैं, और छुट्टियों में भी उनको ऐसा है कि घर पे नहीं रहना है, स्कूल आना है। हाँ सर, एक्चुअली जब मैंने मैस्को की स्कूल देखी मुमरा में, तो ऐसे एहसास हुआ कि वाकई बहुत अच्छा स्कूल बना है
क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पर गेट पर पैर रखे तो स्कूल चालू होता है और गेट से पैर बाहर करें तो स्कूल ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक स्टूडेंट को पिकअप करना, यानी उसका मैस्को में एडमिशन होता है, फिर आप उनसे फ़ॉलो अप लेते हैं, उनके परसेंटेज, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन है, उस पर ध्यान देते हैं, उनसे फ़ॉलो अप पूरा लिया जाता है। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को पीडी कैंप लेकर जाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, ग्रूम करना, इतनी सारी चीज़ें करना। उसके बाद आप लोग मेंटल हेल्थ पर भी काम करते हैं बच्चों के। तो जो पीडी कैंप है, इसका आइडिया या इनिशिएटिव कैसे लिया गया और कब लिया गया? ये पीडी कैंप ऐसा शुरू हुआ था क्योंकि हम जब मेस्को में जुड़े थे, तब हमने देखा कि हम बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, आगा खान एजुकेशन सोसाइटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, ये पीडी कैंप कंडक्ट करते थे। और वहाँ से वो मेस्को में जब भी उनका फॉर्म आता था, हम सिर्फ 2 ही बच्चों को भेज पाते थे। तो उन्हें मेस्को के बारे में पता था, तो वो मेस्को में फॉर्म भेजते थे कि आपके यहाँ से आप किसी 2 बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हो पीडी कैंप के लिए। क्या बात। तो ये 99 में मुझे याद है कि हम बच्चों को भेजे थे। फिर जब बच्चों से फीडबैक लिया हमने कि वहाँ पे क्या किया गया, आप लोगों ने क्या क्या किया वहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम बोले कि सिर्फ ये 2 बच्चे अगर साल में जाएंगे कैंप में, तो बाकी के बच्चे तो हमारे महरूम रह जाते हैं। राइट। तो ये बच्चे जो महरूम रह जाते हैं, तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। राइट। तो हमने फिर तहकीकात की, पता किया, तो पता चला कि उनके यहाँ पे ऐसे ही 40 बच्चे अलग अलग स्कूल से आते हैं या कॉलेज के बच्चे रहते हैं। तो उन्हें वो 3 दिन 2 दिन जब भी साथ रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी सीखने मिलती है। राइट। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना हम ये हमारे पास से भी शुरू करें। कोशिश करके हमने हिम्मत की कि हम तो रिसोर्स पर्सन कहाँ से लाए जाए, कैसे हम अरेंज करें। तो हमने भी उनसे भी मदद ली और फिर बाद में हमने अपना कैंप शुरू किया। शुरू में तो हम बाहर से रिसोर्स पर्सन मंगाते थे। अभी तो ऐसा हुआ है तो हमारे खुद के ही रिसोर्स पर्सन इन हाउस सब डेवलप हो चुके हैं। तो बहुत ही कम रिसोर्स पर्सन हम बाहर से मंगाते हैं और बाकी सारा कैंप 3 दिन का हम खुद ही करते हैं। क्या बात है सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपने कहा कि मैंने 2 बच्चों से फीडबैक हमने लिया था 90s में, तो पीडी कैंप में मैं भी था। मतलब उस टाइम पर मैं अपने पर्सनल मैटर को लेकर इतना ज़्यादा जूझ रहा था, समझ लीजिए डिप्रेशन में था। लेकिन पीडी कैंप में जाने के बाद जो चीज़ें मैंने सीखी, ख़ास तौर पर मैं हमेशा मेंशन करता हूँ हुमैरा मैम को कि जो मेंटल हेल्थ के लिए डिप्रेशन वाला सेशन था, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब मैं लौट कर आया वहाँ से तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा था। तो मैं चाहूँगा कि जो पीडी कैंप में जितने सेशन हैं वो एक तरफ है, और जो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का सेशन है वो एक तरफ है सर। तो उसको हमेशा आप जारी रखिए। जी हाँ, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि बच्चे जो है काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो है वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। और ये ऐसी चीज़ है कि हम सिर्फ बुक्स में रख के भी हम नहीं सिखा सकते। बिल्कुल। जब वहाँ आते हैं लोग, साथ में मिलते हैं, उन्हें दिखाया जाता है कि कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, अपने वक्त को कैसे मैनेज करना है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो खुद सीख जाते हैं एडजस्ट करना अपने आप बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि साथ में रहना, साथ में खाना। अभी हमें जो चीज़ नहीं पसंद हो तो भी खाना है, क्योंकि आपको भूख लगी और कुछ मिलने वाला नहीं वहाँ खाने के लिए। तो जो ऑप्शन है वही है आपके पास। और वहाँ पर नए बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना, मुझे उस टाइम पर कैंप में हुज़ैफ़ मिला था और आज भी मैं हुज़ैफ़ से कनेक्टेड हूँ। हुज़ैफ़ अभी यूएई में, दुबई में है, वहाँ उसका जॉब चल रहा है, लेकिन हम अब भी बातें करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग किया था जी, शायद जी, हुज़ैफ़ बिल्कुल, ने। बिल्कुल सर। जी। तो अच्छा लगता है कि नए बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना, एक रिलेशन कायम हो जाता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि मैस्को का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है पिछले 2-3 सालों में? कुछ चीज़ें जो है, जैसे हमने हमारा मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के हमने एक दूसरा स्कूल रेडिएंट हमने शुरू किया 2 साल पहले। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि हम सोच भी नहीं पाए थे कि हम इतना बड़ा स्कूल एक और शुरू कर पाएंगे,
क्योंकि पहले ही स्कूल बनाने में क्रेसेंट में इतना वक्त लग चुका था और इतना सरमाया लग चुका था कि हम सोच भी नहीं पाते थे कि दूसरी स्कूल होगी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हमने देखा वहाँ पे क्रेसेंट में एडमिशन के लिए इतनी तकलीफ़ है, इतने लोग आते हैं, एडमिशन हम नहीं दे पाते हैं। तो जब टीएमसी का प्लॉट वहाँ पे रिजर्व था एजुकेशन के लिए और उसकी जो नीलामी हो रही थी, तो हमने भी बिड किया वहाँ पे। तो एक मौका मिला था, तो हमने तो हिम्मत, पैसे नहीं थे हमारे पास, हिम्मत की, हमने बिड किया वहाँ पे। और जब फिर हमें वो अलॉट किया गया तो फिर हम दूसरे अदारों के पास गए, जिसमें सबसे पहले मदद हमें रोगी चैरिटीज़, बम्बई का सबसे पुराना 150 साल पुराना अदारा है, क्या बात है। इनके ज़रिए हमें लैंड एक्वायर करने के लिए उनके तरफ से कमिटमेंट मिला। राइट। तो हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि हम उन्हें पहली किस्त दे सके, जो उन्होंने 5 किस्तों में पेमेंट करने के लिए कहा था, तो इतना भी पैसा नहीं था। तो वहाँ से फिर हिम्मत आई जब उन्होंने कमिटमेंट दिया कि ठीक है, ज़मीन का पैसे की जिम्मेदारी हम लेंगे, तब हिम्मत बढ़ी कि चलो अभी इस पे कुछ करना चाहिए। और फिर बाद में जब काम चलने लगा तो अल्लाह की मदद आते गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तकरीबन उस प्रोजेक्ट के पीछे 30 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, क्या बात है। एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बड़ी शानदार एक स्कूल वहाँ हम खड़ी कर सके। दूसरा अचीवमेंट, हमने पिछले साल मेस्को की एक दुआ रिलीज़ की है। तो मेस्को का, जैसे हम हर इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई तराना होता है उनका, तो हमने सोचा मेस्को का अदारा है तो उस तराना तो नहीं, कम से कम कोई दुआ तो बना दे इसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो रोशनी दे, लोगों को हिम्मत दे, लोगों में जज्बात पैदा करें कि हमें कुछ करना है, कौम के लिए कुछ करना है, खिदमत करना है। तो मेस्को की दुआ लिखी गई और फिर उसको कंपोज किए, और फिर हमारे नामचीन सिंगर कंपोज़र हरप्रीत सिंह जी ने उनके स्टूडियो में वहाँ पे शूटिंग भी उनकी, उनके असिस्टेंट्स के ज़रिए, और मेस्को की दुआ तैयार हुई, जो हमने पिछले हमारे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हमने उसे रिलीज़ किए। क्या बात है सर। और हाल ही में तीसरा अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमें लगता है कि मेस्को के लिए हमने अपनी ऑफिस के लिए हमने खुद की जगह लिया भी है। क्या बात है। जो कि मेस्को का अदारा इतने सालों से अभी हम रेंटल पे ही चला रहे थे माहिम से, हमारे पास खुद के लिए खुद की जगह नहीं थी। अब यही साल इसी महीने में हमने एक जगह मुकम्मल की और हिम्मत करके हमने एक जगह अपने ऑफिस के लिए, ताकि आने वाले आइंदा सालों में मेस्को के अदारों को कोई तकलीफ़ ना हो चलाने के लिए, और दर दर के ठोकरें ना खाने पड़े घर बदलते वक्त। जिसको एहसास होगा, जो भाड़े पे रहते हैं, कि कितनी तकलीफ़ होती है, तो ऐसा अगर अदारा हर 5 साल में 3 साल में अगर ऑफिस बदली करना है और दूसरी जगह जाना है तो कितनी तकलीफ़ होती होगी, ये सब एहसास को हमने लेके हम सब जुड़ के, मेस्को के स्टूडेंट्स, मेस्को के डोनर्स, हम सब मिल के हमने तय किया और हमने एक जगह अपने लिए एक मुकम्मल हासिल की है। तो ये जगह माहिम में ही है या कहीं और? माहिम में ही है, और ज़मीन के साथ हमें ग्राउंड+2 का स्ट्रक्चर मिला है। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे रिनोवेशन वगैरह करना है, उसकी तामीर का काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमें थोड़े सस्ते दामों में मिला है। लेकिन ज़मीन के साथ जगह मिलना एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा है कि ये जगह मिली है हमें, और इसकी तामीर बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और इंशाअल्लाह वहाँ से मेस्को का अदारा आगे और फलेगा फूलेगा और कहीं लोगों की मदद होगी। क्या बात है सर। सर, ये एक डार्क थ्योरी है कि जब भी ब्लैक मनी को वाइट करना हो तो लोग एनजीओ के पास आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बिजनेसमैन आया हो आपके पास कि हम मेस्को को डोनेट करेंगे, लेकिन हम जो फ्रंट डोर से डोनेट करेंगे, हमें बैक डोर से 50% रिटर्न चाहिए? कहीं ऐसे ऑफर्स आए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है कि हम पैसे वापस दें। आपको अगर पैसे देना है तो आप दे दीजिए और भूल जाइए, लेकिन आप उसे वापस लेने की बात नहीं की। तो ऐसे कई लोग आए थे, कई बड़े बड़े हमें ख्वाब दिखाए, कई बड़ी बड़ी लालची दिलाए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे।
आपको जो देना है आप डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, लेकिन हम ये सब मामले में नहीं उलझेंगे। क्या बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है। और सर हर ऑफिस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता ही है। तो जब कभी मेस्को के अंदर उन आपके टीम मेंबर में या आपके एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? हमारे यहाँ एक इंटरनल कंप्लायंस कमिटी है, ऑफिस के स्टाफ की ही बनी हुई है जी। और उसमें ही जो हमारे ऑफिस के हेड हैं और हमारे जो लेडी स्टाफ मेंबर्स है वो भी वहाँ पे उसमें कमेटी में मेंबर हैं। तो हमने ये इंटरनल कंप्लायंस कमेटी जो ऑफिस के स्टाफ की बनाई है, ये वहीं पे वो लोग सब उसे देख लेते हैं, संभाल लेते हैं और हमारे काउंसलर्स भी हैं हमारे साथ में। तो जो काउंसलर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं वही काउंसलर स्टाफ की भी काउंसलिंग करते हैं और इससे मामला जो है रफ़ा दफ़ा हो जाता है, मामला आगे बढ़ता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कंप्लायंस कमेटी वाले मेंबर्स हैं वो चौकन्ने रहते हैं, कभी कोई बात सामने आती है तो ताबड़तोड़ उसे सही किया जाता है। क्या बात है सर। और आज का जो यूथ है, यूथ किसी भी कंट्री का हो, पिलर्स होता है उस कंट्री का। हम अगर देखें बॉम्बे के अंदर चाहे वो कुर्ला हो, गोवंडी हो, मुमरा हो, मानकुर्द हो, ऐसे इलाकों में यूथ ज़्यादातर ड्रग्स और एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे यूथ को उस तरफ ना जाए, उसके लिए मेस्को क्या करती है? कोई कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करती है या फिर ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मेस्को के ज़रिए तो हम जब हमारे सेशंस होते हैं बच्चों के लिए तो उन्हें गाइड किया जाता है। क्या होता है ना कि ये बच्चे जो है ये भटके क्यों है, पहले वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है जी। कि ये बच्चे क्यों भटक गए हैं। क्योंकि उन्हें कोई उनके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं था या किसी ने उनके ऊपर ध्यान सही से नहीं दिया, जी। तो इसीलिए ये बच्चे हैं जो गुमराह हो गए हैं। तो इन बच्चों अभी जो गुमराह हो चुके हैं उनके ऊपर काम करना एक अलग ही काम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ में हैं, हमारे जो ताबे में बच्चे हैं, हम तो यही कहेंगे कि हम उन पे ध्यान दें। भले से ऑर्गेनाइजेशंस हो या स्कूल हो या माँ-बाप घर में अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, किन बच्चों के साथ मिलता है, कहाँ उठता बैठता है। अगर उस पे हम ध्यान दें तो ये बच्चे जो है सही राह पे रहेंगे। जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं तब ये जो है मामला गड़बड़ा जाता है और फिर ये बच्चे किसी के साथ भी उलझ जाते हैं और फिर एक बार ये बच्चों को बुरी लत लग गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हालांकि काफ़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे मेस्को की खुद क्वालिफाइड डॉक्टर है जो साइकाइट्रिस्ट है और उनका खुद का भी रिहैबिलिटेशन सेंटर चलता है। बिल्कुल। जो ऐसे बच्चे जो मुब्तला है इन सब चीज़ों में उन्हें कैसे बाहर निकालना है, उन्हें कैसे रिहैबिलिट करना है, वो सब चीज़ें उनके पास भी है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी मदद लेते हैं क्या बात है। और वहाँ पे इन बच्चों को गाइड करके भेजते हैं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम हमारे बच्चों पे ध्यान दें। अगर हम नहीं ध्यान दें तो फिर कोई और कुछ भी कर सकेगा आपके बच्चों के साथ, फिर आपको फिर रोते रहना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं होगा। बहुत सही बात कही सर आपने। और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास डिफेंस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बजट होता है, लेकिन एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए उतना उतना बजट वो नहीं निकालते हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है? बेशक बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका डिफेंस सिस्टम तो आपके साथ है, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी देश को कमज़ोर करना है तो उसके तालीम पर पहले अटैक हो जाता है। तो अगर हम अपने तालीम के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो खुद ब खुद अपना सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक एहसास होना चाहिए कि तालीम को भी प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि तालीम किसी भी चीज़ को अगर हमें तरक्की पे आगे ले जाना है तो तालीम के एक ही ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी तरक्की, अपने देश की तरक्की कर पाएंगे। तो इसमें भी इन्वेस्ट करना, अगर आप फंड नहीं कर सकते हो तो चलिए आप कम से कम जो सोशल इदारे हैं उनके ज़रिए
आप कंपनीज़ है, जैसे आपने CSR का एक्ट बनाया है, कंपलसरी किया है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट शेयर करना है, तो आप ऐसे कंपनी को कंपलसरी कीजिए कि ये तालीम के शोबे में अपना पैसा खर्च करे, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि तालीम भी मुकम्मल हो और गरीब बच्चा जो है वो भी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। क्योंकि यही बच्चा अगर आज पढ़ लिख के आगे अगर काम करता है तो कल ये आपका देने वाला बन जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया सर आपने। मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला ही था कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है वो आज का ट्रेंड है, लेकिन क्या वाकई ये NGOs के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? अभी तो फिलहाल ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रही है। क्या हो रहा है कि ये CSR में जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है तो काफ़ी सारे कंपनीज ने अपने ही खुद के NGOs बना दिए। अब ये अगर अपने खुद के ही NGOs बनाएंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी इन्हें देखना चाहिए कि ये NGOs है जिन्होंने 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि कौन से NGOs तालीम के शोबे में काम करते हैं। आप फिर उनकी लिस्ट बना के आप कॉर्पोरेट से कहिए कि आपको इनकी मदद करनी है, ना कि आपको अपना एक नया NGO बना के आप पैसे वहाँ पे रख दिए, बस आपका काम हो गया कि आपने NGO को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये CSR जब तक स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं होगी, तो ये पैसा जो है ऐसे ही ज़ाया चला जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी के अभी जो नए नए 3-4 सालों में नए नए इतने सारे NGOs बन गए हैं जिन्हें CSR का बहुत पैसा मिल जाता है। राइट। और हम जैसे 50 सालों से ज़्यादा काम कर रहे हैं तालीम के शोबे में, हमें CSR के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे पास CSR का फंड इतना नहीं आता है जितने के 3-4-5 साल वाले नए अदारों के पास आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो इसको CSR के फंड के ऊपर थोड़ी और सख्ती होनी चाहिए कि ये कंपनी कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि वो सही डायरेक्शन में लगे पैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैस्को के आसपास जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या किसी भी तरह से वो कभी मैस्को को हेल्प आउट करते हैं? ना वो हेल्प करते हैं, ना हम उनके पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि पॉलिटिक्स को हम साथ में ले आए यहाँ पे। क्योंकि पॉलिटिशियन अगर आज हमारी मदद करेंगे तो कल हमारे पास 50 लोगों को मदद के लिए भेज देंगे। क्योंकि हमने गए दिनों में एक पॉडकास्ट किया था, एक पॉलिटिकल जो बंदा था, हमने उसे इनवाइट किया था, हमने उससे सवाल किया और मैस्को का बाकायदा नाम मेंशन किया कि मैम मुमरा में मैस्को बहुत अच्छा काम कर रही है बॉम्बे के अंदर, तो कभी जो आपके MLA हैं वो मैस्को को हेल्प करते हैं? हमने कभी ऐसा सुना नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान देखो, सारी चीज़ें जो है वो खुले में नहीं की जाती, कुछ चीज़ें छुपा के भी की जाती है, तो हम दिखाते नहीं हैं, हम छुपा के हेल्प करते हैं। तो हमने छुपा के हेल्प की है। तो इसीलिए मैं आज आपको मेंशन कर रहा हूँ कि क्या कभी कोई पॉलिटिकल लीडर आप मैस्को का हेल्प करता है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प की ज़रूरत तो जैसे एक रिसेंट स्कूल के लिए जगह लेने के लिए इश्यूज़ हो, तो वहाँ पे उसने आके हेल्प किया हो कि भाई हम उस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए, एक होता है इंटरफियरेंस और एक होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन उनका जब काम आता है तो कहीं पे कुछ परमिशंस में कहीं गाड़ी अटक जाती है कि रास्ते की वजह से या किसी वजह से, जो परमिशंस के लिए जहाँ कुछ अड़चनें आती है, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर काम आ जाता है। हम उनको जब कहते हैं कि देखिए आपके इलाके का एक अदारा है, ये स्कूल में दिक्कतें आ रही है, कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो वो बेशक हमारी मदद करते हैं, फ़ोन करके बात कर लेते हैं, जितना उनके साथ हो सकता है वो कर लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली उनके लिए कभी उनके पास नहीं गए, अप्रोच किए कि हमारा ये काम कराना है, आप कर दीजिए। राइट। जहाँ गाड़ी अटकती है और मजबूरन हमें जाना पड़ता है तो फिर हम जाते हैं, नहीं तो अभी भी हमारे क्रिश्चियन स्कूल के ऊपर केस तो अभी भी चल रहे हैं कहीं से कोर्ट में, और वो ऐसे है कि बावजह बस परेशान करने के लिए लोग कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। और जो हमारा अगला सेगमेंट है सर, वो उसमें आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले ये पूछना है कि बेसिकली सर आप कहाँ से हैं? हम बम्बई से ही हैं। हाँ, पहले से ही बॉम्बे से हम हैं? बम्बई की कोकनी है। अभी भी माहिम में हमारी खुद की दादाओं की जगह है, जो माहिम के हम कोकनी कहलाए जाते हैं।
और हमारी वालदा जो है वो रत्नागिरी साइड के दापोली शहर के गांव से, खेड़े गांव से है, वहाँ से। क्या बात है। और आप मेस्को से कब और कैसे जुड़े? मेस्को से हम 1987, जब 11वीं में, हम 10वीं के बाद 11वीं में जब एडमिशन लिए थे हमने, और 11वीं में हम कॉलेज में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस वक्त हमारा फर्स्ट रैंक आया था कॉलेज में। क्या बात है। तो उस वक्त हमारे अब्बा बहुत खुश थे, वो रिपोर्ट लेके सबको बता रहे कि एकदम खुशी अपनी जाहिर कर रहे थे कि देखो फर्स्ट रैंक, क्योंकि घर में कोई फर्स्ट पहले कभी नहीं आया था। क्या बात है। तो पहला नंबर से पास होना तो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। तो फिर वो जाके रिपोर्ट्स बताने लगे अपने दोस्तों में। तो उनके जो पहचान वाले थे तो उन्होंने कहा कि अरे आपका बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है तो ये मेस्को में आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते वहाँ पे, क्योंकि हमारे वालिद भी जो है वो एक दूध की दुकान ही संभालते थे, सेंटर, और हम लोग खुद भी जाके दूध के जो उस वक्त बोतलें होते थे, हम सुबह में जाके घर घरों में डिलीवर करते थे, शाम को बोतलें जमा करके लाते थे। तो सबको पता था कि हम तालीम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। राइट। तो उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कीजिए। तो फिर हमारे वालिद साहब जाके मेस्को में मिले और उन्होंने वहाँ से फॉर्म लिया। तो 87 में पहली बार स्कॉलरशिप मिली मेस्को से, एडुकेशन एड में। फिर पता चला कि वहाँ पे देखो अगर मार्क्स अच्छे आए तो आपको एडॉप्शन स्कीम में भी लिया जाएगा और आपकी और मदद होगी। तो फिर बाद में 12वीं में हमने रात दिन एक करके हमने और अच्छे मार्क्स लाए, तो 10वीं से ज़्यादा और 12वीं में मार्क्स आए हमारे। तो फिर मेस्को की स्कीम में हम क्वालिफाई हुए अडॉप्शन के लिए, तो उन्होंने अडॉप्शन में हमें ले लिया। क्या बात है। तो फिर 88 में हम अडॉप्शन स्कीम में आए। फिर उसके बाद से हम मेस्को में ही जुड़े रहे। तो जब हम कॉलेज में ही थे स्कीम में, तो हर दिन हम वहाँ पे हर हफ्ते बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन शाम को हम ऑफिस में वहाँ जाते थे और वहाँ शाम को अपना वक्त बिताते थे। कुछ नहीं काम रहता तो सिर्फ रजिस्टर्स में लाइन ड्रॉ करते थे, क्योंकि रजिस्टर्स रिकॉर्ड मेंटेन करना है उस वक्त। तो एक कॉलेज के बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता लेकिन काम करने का था कि नहीं कुछ करना है, तो हम अपना वक्त जाके हफ्ते में एक बार वहाँ देते थे, शाम के वक्त 2 घंटे ऐसे बैठते थे वहाँ पे। क्या बात है। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर वहाँ पे हम और जुड़े उनके साथ में, पार्ट टाइम हमने जॉब ले लिया। तो हमने कहा कि नहीं अभी आप कुछ जॉब अगर दे दे तो सही रहेगा, स्कॉलरशिप की अभी ज़रूरत नहीं, आप जॉब दे दीजिए, ग्रेजुएशन हो गया तो। तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब दे दिया था। शाम को हम वहाँ पे 6 से 9 काम करते थे, करियर गाइडेंस और फिर काउंसलिंग का जो सेशन है, तो वो सब चीज़ें हम जमा करते थे इंफॉर्मेशन। तो हम वहाँ पहले फिर काम करने लगे एज अ स्टाफ। तो वहाँ फिर हमने 3 साल एज अ स्टाफ काम किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम MSc हमारा कंप्लीट हो चुका तो फिर हमने जब जॉब कॉलेज में लग गई 95 से, तो हमने कहा नहीं हम तो अभी जॉब भी नहीं, हम वॉलंटरीली काम करेंगे पूरा। तो हम 95 से वहाँ पे एज अ वॉलंटियर फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना वक्त दे रहे हैं मेस्को के लिए। क्या बात है सर। और उतने ही साल से हम कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। सर वो क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है मेस्को जैसे मिशन को लीड करने के लिए? हमने देखा है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हुई है एडुकेशन के ज़रिए, स्कॉलरशिप के ज़रिए। तो जिस तरह से जब हमारी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है और ऐसे काफ़ी लोग जो है वो मेस्को के पास आ रहे हैं। राइट। तो बस इसी मकसद से लेके हम जुड़े हैं कि हमें लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करना है, एक उन्हें अच्छी राह पे लाना है, एक उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना है। बस इसी मकसद से हम जुड़े हैं मेस्को के साथ। क्या बात है सर। और आपने बताया कि आप बिना किसी चार्ज के मेस्को में वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। तो एक तरफ आप मेस्को के प्रेसिडेंट हैं, दूसरी तरफ आप प्रोफेसर हैं, तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो कहूँ देखो हमारे पास 24/7 वक्त दिया गया है। जी जी। और 365 दिन है अपने पास। बिल्कुल। आपको कुछ करना है और आपको अगर कुछ आपके पास एक मिशन है कि लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, तो आपको तो वक्त निकालना ही होगा। कई बार हमसे ये भी सवाल
किया जाता था कि आप जब सुबह में जल्दी निकल के जाते हो फिर शाम को यहाँ आते हो तो फिर आपको थकान नहीं होती है। तो हम तो मुस्कुरा के कहते कि वो दिन भर की थकान मेस्को में आके निकल जाती है। क्या बात है सर। क्योंकि जब यहाँ पे आके जब आप देखते हो कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, किसी को एक सुकून और एक राहत पहुँचा पाते हो, तो खुद ब खुद अपनी थकान जो है वो चली जाती है। क्या बात है सर। तो एक नया जज्बा जो आता है जिसके ज़रिए हम और काम कर पाते हैं। और कभी कभी तो सुबह में 6 बजे घर से निकलते हैं तो कभी 10 बजे भी पहुंच जाते हैं रात को, क्योंकि डबल शिफ्ट हो जाती है काम के लिए। लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता। तो ये हर दिन तो हमें जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्टाफ है रखा हुआ। जो स्टाफ है वो अपना काम करता है वहाँ पे। हम मेंबर्स जो है हमारा काम तो है कि हमें देखना है सब चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं चल रही। तो हम फ़ोन पे भी बातचीत हो जाती है और कभी चले भी जाते हैं वहाँ पे दोपहर के बाद। तो हर दिन नहीं रहता है, तो वक्त मिलता है हमें हर चीज़ के लिए। अपने अब कुछ करना है तो वक्त खुद ही को निकालना है। और सर एक ऐसी बात जो आपको लेकर आपके कॉलीग में या आपके स्टाफ में गलतफहमी हो। कभी कभी ऐसा होता है, कॉलेज वालों को लगता है कि ये जल्दी भाग जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे हुआ भी था सवाल कि आप कहीं क्लासेस वगैरह में तो नहीं जाते हो, आप कहीं पढ़ाते तो नहीं क्लासेस वगैरह में। तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि नहीं, हम मेस्को में जाते हैं। यहाँ पे हमारे वहाँ पे शेड्यूल रहते हैं कि किसी को अगर हमने टाइम दिया है कि वहाँ इंटरव्यूज़ लेने हैं या कोई मुलाकात करने आने वाला है, हमने किसी से बात की है कि हम ये टाइम पे आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना कॉलेज में काम पूरा नहीं करते। वहाँ तो वक्त देते ही है, उससे वक्त से ज़्यादा ही वक्त देते हैं वहाँ पे जो देना है उतना। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो जितना वक्त बैठना है पूरा वक्त, हम जैसे सुबह में जल्दी चले गए तो दोपहर में तो हम जायज़ सी बात है कि हम निकल सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल। तो ऐसा होता है कभी कभी अनबन कि लोगों को लगता है कि ये वक्त नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब काम रहता है और किसी ने हमने आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट दिया है तो उसको भी निभाना है। तो आपने अगर कमिटमेंट दिया है किसी को तो आपको वहाँ पहुँचना है, नहीं तो फिर कोई आपकी जो बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से। सर मेस्को ने हज़ारों स्टूडेंट को हेल्प किया है, लेकिन कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी जो मेस्को जब उसे देखे तो प्राउड फील होता है मेस्को को, कोई एक कहानी? कहानियाँ तो बहुत सारे ऐसे बताने के लिए, लेकिन हाँ एक कहानी जो है शायद आप लोग भी उससे इंस्पिरेशन कुछ हासिल कर पाए। चीता कैंप का एक बच्चा था जी, जो उसके वालिद नहीं थे, माँ घरों में काम करती थी और ये छोटा बच्चा जो था अपने माँ के साथ रहता था और बाकी जो बच्चे थे उनको तो यतीम खाने में ऑलरेडी डाल दिया गया था। तो ये बच्चा जो था माँ के साथ जो जुड़ा हुआ था और तालीम 10वीं हासिल करने के बाद उसको डिप्लोमा करना था साबो सिद्दीक कॉलेज से। जी, पैसे नहीं थे उस वक्त, तो किसी ने उन्हें मेस्को का रास्ता दिखाया। तो ये बच्चा मेस्को में आया। फिर मेस्को में आने के बाद उसकी तालीम मुकम्मल हुई, उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर बाद में उसने जॉब लिया। जॉब करते करते उसे बाहर जाने का मौका मिला तो वो दुबई में चला गया बच्चा, वहाँ जाके जॉब करने लगा। फिर वहाँ पे अल्लाह ने उसे इतनी सलाह दी कि उसे लगा कि अभी मुझे कुछ और करना है, तो वहाँ पे उसने अपना कारोबार खुद का शुरू किया। उसने, क्या बात है। वहाँ पे उसने अपना ऑफिस सेटअप कर दिया उसने। और फिर बाद में वहाँ पे अभी जब पिछले साल ही जब हमारी फाउंडर मेंबर्स वहाँ गए थे दुबई में, तो पता चला कि उसने तो अपनी खुद की बड़ी इंडस्ट्री डाली है और उसके खुद के 2 शिप्स चलते हैं वहाँ पे। क्या बात है सर। और उसने जब मेस्को के फाउंडर मेंबर्स आए थे तो उन्हें ले गया उनके ऑफिस में, उन्हें घर पे लेके आया, उन्हें बताया कि देखो ये अब मैं कर रहा हूँ। तो क्या बात है। हम तो बस फूले नहीं समा पा रहे थे कि माशाल्लाह देखो कहाँ था एक यतीम बच्चा चीता कैंप में रहने वाला और कहाँ अभी दुबई में कंपनी का एक ओनर है और उसके 2 शिप चल रहे हैं वहाँ पे, और आज वो इतने सारे लोगों को वहाँ नौकरी दिला रहा है। क्या बात है। तो
ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे चीज़ें जब सामने आती है, जब पता चलती है तो। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और अभी जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह से मेस्को को हेल्प करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? हमारे वेबसाइट पे हमारे स्कीम्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो एजुकेशन स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, आप किसी बच्चे की तालीम के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हो, या तो फिर मेडिकल में आप डायलिसिस के लिए या कैंसर पेशेंट्स के लिए या कोई भी स्कीम में आप हेल्प कर सकते हो, या महीने में राशन देना है, आप राशन के लिए कर सकते हो, मदद कर सकते हो, या सिलाई की मशीन डोनेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे, जो वेबसाइट पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो चाहे अपने हैसियत के हिसाब से जितना चाहे आप कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप मंथली बेसिस पे जैसे ही आपको तनख्वाह आती है आप तय कर लीजिए, कुछ नहीं तो हम एक 100 रुपया 200 रुपया हम अलग रखेंगे, क्या या बात 1% इनकम, 1% भी आपकी सैलरी का, सिर्फ 1%, हम ज़्यादा नहीं कहते, सिर्फ 1% आप अगर अलग करके वो मेस्को के लिए डोनेट कर दे तो किसी के तालीम के लिए वो काम आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेस्को की वेबसाइट है www.mescotrust.org। तो आप यहाँ जाकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, सब देख सकते हैं। सर, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो वन वर्ड का है, तो मैं आपको एक वर्ड दूँगा, उसके बदले में आपको एक लाइन कहनी है या एक वर्ड लौटाना है। पहला है एजुकेशन, रोशनी, स्टूडेंट्स, क्ले, बुक्स, रीड, पॉवर्टी, हौसला, काइंडनेस, किसी का साथ दे दो आप, क्या बात है, लाइफ, जीने के लिए है, हेल्प, हेल्थ, हेल्प, हेल्प, मदद करते रहो, जितना हो सके किसी की भी मदद करो, उम्मीद, कभी ना छोड़ना चाहिए, डोनेशन, देते रहो, बरकत आती रहेगी, मुंबई, वाइब्रेंट सिटी, क्या बात है, मेस्को, शेल्टर फॉर द होमलेस एंड मेनी। क्या बात है सर। जो अगला सेगमेंट है सर, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एक सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है एजुकेशन या हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप या स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बुक्स या डिजिटल लर्निंग, बुक्स, CSR फंडिंग या पब्लिक डोनेशंस, पब्लिक डोनेशंस, गवर्नमेंट पार्टनरशिप या इंडिपेंडेंट वर्क, इंडिपेंडेंट, इंडिया ओनली या ग्लोबल रिसर्च। मुंबई ओनली, नॉट इवन इंडिया, हाँ, मुंबई में एक क्योंकि यहाँ के ही लोगों तक हम पूरा नहीं पढ़ पाते। न्यूज़पेपर या इन शॉर्ट, न्यूज़पेपर, एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए, कुरान, चाय या कॉफ़ी, चाय, फेसबुक या इंस्टाग्राम। इंस्टा, इंस्टा क्यों सर, मुझे लगा आप फेसबुक बोलेंगे। क्योंकि अभी ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ बिल्कुल, चलना ज़माने के चाहिए। साथ चल रहे हैं। फेवरेट प्लेस इन इंडिया, कश्मीर, क्या बात है। अगर मेस्को एक फिल्म बनती तो टाइटल क्या होता? नई रोशनी, क्या बात है सर, बहुत अच्छा कहा आपने। और हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना था कि हम सिर्फ मेस्को जो है सिर्फ बॉम्बे बेस पर ही क्यों ताउन कर रही, बच्चों को हेल्प कर रही है, बाकी क्यों नहीं, आउट ऑफ बॉम्बे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास इतने एप्लीकेशंस आते हैं कि हम हम्म। उन तक ही नहीं पहुँच पाते। राइट तो राइट, अगर हम पूरे हिंदुस्तान के लिए अगर खोल दे एप्लीकेशंस तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर फंड्स आता है और CSR के ज़रिए पैसे पहुँचते हैं तो हम तो सभी को पहुँच सकते हैं। और सर, मुझे पिछले महीने एक एक्सेप्शनल केस, मतलब बहुत रेयरली आता है, तो मुझे एक कॉल आया था। तो उसने कहा, ऐसे कई कॉल्स आते हैं मेस्को के लिए, लेकिन एक कॉल ऐसा था जो मुझे याद रह गया। उन्होंने कहा कि ज़ीशान, MBBS में एडमिशन कराना है, नीट में तकरीबन अबव मतलब 485 समथिंग कुछ आ चुका है, एडमिशन भी हो जाएगा। उसके लिए एक अमाउंट बताया उन्होंने कि इतना अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है, तो क्या मेस्को हेल्प करेगी? तो मैंने कहा कि सर, आप मेस्को तक जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, वो आपको हेल्प नहीं करेगी तो आपको राह दिखाएगी। फिर जब सारी बातें हो गई तो उन्होंने एंड में कहा कि हम औरंगाबाद से हैं। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा शॉक लगा। मैंने कहा नहीं, औरंगाबाद से तो नहीं हो सकता, बॉम्बे बेस्ड होते तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो एक्सेप्शनल केस आते हैं, MBBS जो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो करीब होते हैं, एडमिशन होने की बात होती है, तो ऐसे ऐसे एक्सेप्शनल केस के लिए हम मेस्को क्या करती है?
हम तो उन्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि देखिए जो आपके मार्क्स आए हैं इसमें आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलने की जो चांसेस है वो कितने हैं गवर्नमेंट सीट में। अगर आप प्राइवेट सीट में जाना चाहोगे तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। पहले तो हम गाइड करते हैं क्योंकि बच्चों को एमबीबीएस के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे फील्ड्स है जैसे कि फिजियोथेरेपी है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी है, जहाँ पे उन्हें इसी मार्क्स में गवर्नमेंट सीट में आसानी से एडमिट मिल सकता है, लेकिन वो जिद पे रहते हैं कि नहीं हमको एमबीबीएस ही करना है। तो फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, एमबीबीएस के लिए मार्क्स भी नहीं है आपके पास उतने, तो फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में भी वहाँ पे उनके लिमिट्स हैं कि वो आपको एडमिशन के बाद ही दी जाएगी। तो ऐसे बहुत ही कम अदारे हैं जो आपको एडमिशन के पहले मदद करते हैं। उसमें से मेस्को का अदारा एक अदारा है, वाहिद अदारा है जो आपको एडमिशन के वक्त आपकी मदद किया करता है, लेकिन उसकी शरायत यह है कि आपके पास उतने मार्क्स होना चाहिए। राइट। आप क्योंकि हम अगर कोई रकम है उसमें अगर हम 10 बच्चों को हेल्प कर सकते हैं तो हम 10 बच्चों की रकम एक को तो नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम भी देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों की हम मदद कर सकें। राइट। तो इसीलिए हम जो है हमारे स्कीम्स है जो भी है वो लिमिटेड है, एरिया वाइज भी और फीस वाइज भी। और सर आखिर में 2-3 क्वेश्चन है। अगले 10 सालों में मेस्को को आप कहाँ देख रहे हैं? हम मेस्को को अपनी खुद की बिल्डिंग में देखना चाहते हैं। क्या बात है। जहाँ से वो ऑपरेट करके और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हम चाहते हैं कि CSR से ज़्यादा कंपनीज हमारे साथ ताउन करें ताकि हम जितने लोग आते हैं हम उनकी मदद कर सकें। फ़िलहाल हम तो अभी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस में भी 2 इंस्टीट्यूशंस है मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के अंदर में। हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का डिग्री कॉलेज भी खोलें। क्या बात है। और भी तालीमी इदारे मुकम्मल कर सके। उसके लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं उन पे खर्च करना चाहिए। अगर लोग अपने शादी ब्याहों में पैसा कम खर्च करके तालीम पे खर्च करने लगे और वही पैसा तालीम के लिए दे और अपने अदारे बनाने में लगाए तो उससे कौम का फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप पॉलिसी मेकर को क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर? See, education is the most important thing for an organization to grow. अगर आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो उसी जड़ों में पानी के साथ में खाद भी डालना होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको जो है अपना सरमाया एजुकेशन में लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट है यह आपके लिए। आज जो आप एजुकेशन में खर्च करोगे ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ लिख कर जो एंटरप्रेन्योर्स आगे निकलेंगे हमारे ही देश को मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल। और हमारे ही देश के लिए ये काम करेंगे और नई रोशनी और नई तरक्की, नई चीज़ें हमारे लिए ले आएंगे, निजात करेंगे, तो उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। तो आज का इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपके लिए ही काम आने वाला है। तो पॉलिसी मेकर्स से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एजुकेशन का बजट बढ़ाइए। और हेल्थ केयर एक दूसरी चीज़ है जहाँ पे खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और है, हालांकि काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं जहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं मरीज़ों को, लेकिन और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आपको कंट्रोल करना है पॉलिसी के ज़रिए। जो ड्रग के प्राइसिंग है, जो ऑपरेशन की कॉस्ट है, वहाँ पे आपको लिमिटेशंस लानी होगी ताकि कोई भी हॉस्पिटल जो है ज़्यादा चार्ज ना करे और कोई भी दवा बनाने वाला एक 10 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में ना बेचे, क्योंकि आपको सब पता होता है कि दवा कौन सी दवा कितने में बनती है। आपको रिस्ट्रिक्शंस डालने होंगे ताकि जो है हेल्थ केयर हर किसी तक पहुंच सके अच्छे से। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आखिरी सवाल है कि वो स्टूडेंट जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है और बहुत कुछ करना है उसे लाइफ में, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कभी मायूस ना होना।
मेस्को जैसे काफ़ी अदारे हैं जो आपके साथ है, और उम्मीद अल्लाह से ही लगा के रखिए। बस मेहनत करते रहिए, आपका काम है कि मेहनत करना है। आपकी जब मेहनत रंग लाएगी तो खुद ब खुद लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेस्को के प्रेसिडेंट प्रोफेसर फरहान मकबा सर, और कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि सालों से वॉलेंट्रीली काम कर रहे हैं, बिना किसी रेम्यूनरेशन के, बिना किसी सैलरी के, मेस्को के लिए। एक टाइम आता है जब इंसान वॉलेंट्रीली करते करते भी थक जाता है, जब तक उसे पैसा ना मिल रहा हो या जो वो काम कर रहा है उसका रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा हो। मैं ये हमेशा सोचता था, लेकिन सर को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों को जुड़ना चाहिए ऐसे इदारे से जो समाज के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आप हमारे बदलाव सीरीज़ में आए, और आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गई, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मेस्को से कनेक्ट होंगे और जिस तरह भी मेस्को को हेल्प कर सकते हैं, चाहे आपने बताया बहुत सारी स्कीम अवेलेबल हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह भी हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके घर पर जमा हो गया बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, वो भी आप लाके डोनेट कर सकते हैं, राइट? कपड़े भी हम लेने लगे अभी। क्या बात है, कपड़े भी अगर आपके पुराने हो चुके हैं वो भी ला के देना चाहते हैं, जिस तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं आप कांटेक्ट कीजिए। सर, जो हसन स्टूडियो है, हमारी टीम है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने हमें वक्त दिया, और इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जब भी हमें आपकी ज़रूरत होगी हम आपको आवाज़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। क्या बात है। तो दोस्तों, आप हसन स्टूडियो के बेल आइकन को दबा लें ताकि हम इस तरह की ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते रहें जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बदलाव ला रही है। थैंक यू सो मच।